अना परस्त इस कलम जुस्रा किस्त नंबर 10। हिजाब मेरी जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं नानी बनूंगी। न जाने कब तुम बड़ी हो गई, मुझे तो आज तक अपनी वो छोटी हिजाब लगती हो। आमना ने आकर इसे गले लगाया। फिर क्या होना था, वो पूरा दिन अपने कमरे की होकर रह गई। आमना से तबीयत खराबी का कहकर वो पूरा दिन बस बिस्तर पर लेटी रही। नमाज का टाइम होता तो उठकर पढ़ती, लेकिन दुआ दुआ के लिए उठते हाथ वापस नीचे गिर जाते। ये बेबुनियाद नफरत ही थी जिसने हिजाब तासीर को अपने आप तक भुला दिया। वो ये नहीं सोच रही थी बहुत जल्द इसके पैरों तले भी जन्नत होगी। बस इसकी सोच ये थी, ये बच्चा इब्राज हयात का है जिससे वो कभी हारना नहीं चाहती, कभी नहीं। आज ये नई खुशी ही थी जिसकी वजह से इसके बाबा ने अपना बिस्तर छोड़ा। वो खुद उठकर इससे मिलने आए। नाना बनने की खुशी ने इन्हें फिर ज़िंदगी की तरफ लौटा दिया, लेकिन हिजाब इन सब से बेखबर अपनी वीरानी का सोच रही थी। जब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो वो कैसे सारी ज़िंदगी एक साथ रह सकते हैं। क्या आने वाले दिनों में इसका बच्चा भी बाप जैसा होगा जिससे लोग नफरत करते हैं, जिसकी मौजूदगी से हिजाब तासीर को भी नफरत हो। आखिर इब्राज हयात भी तो बाप जैसा है, फिर इसकी औलाद भी। ये सोचे इसे दिन ब दिन ज़िंदगी से दूर कर रही थी। वो खुद नहीं जानती थी इसकी आमद ने इब्राज हयात को सरतापा बदल दिया। जान पाती तो इस मोहब्बत पर फ़ख्र करती, इस पर ईमान लाती। पूरा दिन उसामा और सना ने इसका सर खाया। कभी अम्मी आकर इसे कुछ खिलाती, ड्राई फ्रूट तो हाथ में लेकर घूमती। 1 घंटे बाद खुद इसके मुंह में डाल कर चली जाती। हिजाब बस मुंह बनाकर खामोशी से बैठी रहती। अब तो सुधर जाओ वरना बच्चे भी तुम्हें देख कर इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। हिजाब और जवेरिया गार्डन एरिया में बैठी थी कि जवेरिया ने इसके फूले गाल देखकर कहा, लेकिन हिजाब किसी और ही सोच में गुम थी। हिजाब, जवेरिया ने इसका कंधा हिलाया। तुम्हें पता है कोई हर वक्त मुझे देखता है, अब भी कोई देख रहा है। वो सामने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देखती खोए हुए लहजे में बोली। कौन? हमारा कोई क्लास फेलो? जवेरिया ने आसपास देखा, फिर पीछे मुड़ी। सब लड़के लड़कियां अपने ग्रुप्स के साथ बैठे, सबसे बेनियाज अपनी बातों में मशगूल थे। नहीं, कोई लड़का नहीं, क्योंकि ये नज़रें मैं हर वक्त महसूस करती हूँ। इनफैक्ट गर्ल्स कॉमन रूम में नमाज पढ़ते वक्त, यूनिवर्सिटी में चलते फिरते, लेकिन क्लास रूम में नहीं। पता नहीं कौन है। मैं इसे ढूंढने लगती तो वो नज़रें फेर लेती। हिजाब के लहजे में जहाँ बेबसी थी वहीं आंखों में उदासी। हिजाब, खामखा परेशान हो रही हो? कोई नहीं है, छोड़ो। ये बताओ, लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी? और लड़की? और एक बात तो बताओ, इब्राज भाई को बताया या शर्म के मारे बताया नहीं गया? हिजाब, जो अपनी ही दुनिया में खोई थी, इब्राज का नाम सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? उसे आए जो ऐसे काम करता फिरता है। वो तो नाम सुनकर आग बबूला हो गई, अपने अल्फाज तक पर गौर नहीं किया। उफ, तुम तो इस बेचारे की पैदाइशी दुश्मन हो। कभी आंखें खोले तो पता लगे। कल ही इसके नाम का चेक आया था चैरिटी फंड के लिए जो हमारी यूनि से जा रहा। तुमने और मैंने तो बस 1,000 दिया, इसे देखो 5 लाख दिए हैं। जवेरिया ने इसकी अकल पर मातम करते कहा। हिजाब, तासीर वो है जो खुद के बजाय दूसरों का ईमान जज करती फिरती है। हाँ तो कौन सा खुद कमाता है? बाप का पैसा है, उड़ाएगा ही। झट से जवाब आया था। हिजाब, लहजा वही गुस्से से भरा था। हिजाब ने बैग से शॉल निकालकर अपने गिर्द ओढ़ी। सर्द हवाएं बार बार इससे टकराकर इसके जिस्म को बर्फ़ की मानंद ठंडा कर देती। तुम कौन सा खुद कमाती हो? जवेरिया को गुस्सा आ गया। ये बंदी इब्राज हयात के मामले में वाकई अक्ल से पैदल है। हिजाब, तुम्हारा नशेई शोहर नशे में पैसे उड़ा देता, अय्याशी करता, लेकिन इसने इस काम के लिए पैसे दिए। लेकिन इसने इस काम के लिए पैसे दिए, ये बड़ी बात नहीं। कोई इंसान अल्लाह को खुश करता तो कोई इसके बंदों को। तुम वो हो जो हकूक अल्लाह पर अमल करती हो और तुम्हारा शोर हकूकुल इबाद पर। और एक बात याद रखना हिजाब, सारी ज़िंदगी हकूकुल इबाद के गुनाह नमाज पढ़ने, हज करने या रोज़ा रख लेने से भी माफ़ नहीं होते। याद रखो, इन गुनाहों में माफ़ी ही नहीं, तलाफ़ी भी करनी होगी। और तुम्हें नहीं लगता तुमने इसका दिल दुखाया है? तुम इसकी मुजरिम हो। जवेरिया ने इसे एहसास दिलाना चाहा जो हर एहसास से आ रही थी। इसे सिर्फ अपना ही दुख याद था। जवेरिया, तुमने गलत कहा कि मैं इसकी मुजरिम हूँ। अगर मैं इसकी मुजरिम हूँ ना, तो इससे ज़्यादा वो मेरा मुजरिम है, गुनाहगार है मेरा। हिजाब की आवाज़ भरा गई। और हाँ, बंदों के हकूक़ ना पूछना अपने इब्राज भाई से। इसने कितना रुलाया मुझे, मेरे माँ बाप को। मैं नहीं, वो मेरा मुजरिम है जिसे ता क़यामत माफ़ नहीं करूँगी मैं। वो उँगली उठाकर इसे वार्न करती, आँखें चिपकाए अपने आंसू को रोकने की कोशिश में हलकान हो रही थी। शादी का दुख कम था जो अब औलाद भी न जाने क्यों इसे हर शख्स से नफ़रत होने लगी थी। इसे अपने पहले वाली ज़िंदगी अज़ीज़ थी जिसमें वो आज़ाद थी, किसी से बहस नहीं थी, कोई हर वक्त इसे समझाता नहीं था, बल्कि सब इसे समझदार कहते। न जाने वो दिन कहाँ गए। ये सब इब्राज के आने के बाद ही हुआ है, जो इसके माँ बाप, बहन भाई सब इससे दूर हो गए, इसकी दोस्त तक।
मगरिब की नमा की आवाज़ इसके कानों में गूंजी तो हिजाब ने अपनी आंखें खोली। छत को घूरते बेख्तियार इसका हाथ अपने पेट पर गया। धीरे धीरे वो इसे सहलाने लगी। इसके होठों पर खुद ब खुद एक खूबसूरत मुस्कुराहट आन ठहरी। इसे खुद नहीं पता था वो क्या कर रही, लेकिन इस खुशी को महसूस करते ही एक अजीब सा सुकून इसे महसूस हुआ। न जाने कितने पल गुजरे थे कि इसे किसी की नज़रों की तपिश अपने वजूद पर महसूस हुई। हिजाब धीरे से उठ बैठी। तभी इसकी नज़र सामने बैठे इब्राज हयात पर पड़ी, जो बेखुदी के आलम में मुस्कुराता हुआ इसे ही देख रहा था। हिजाब ने बुखलाते हुए अपना दुपट्टा ढूंढा, जो इसे तकिए पर ही पड़ा मिला। हिजाब ने जल्दी से दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द फैलाया। हिजाब की इस हरकत पर सामने बैठे इब्राज के होठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। ये तो जुल्म है जाने दुश्मने जहाँ, वहाँ हम जुदाई में तड़पते रहे और यहाँ आप अपनी नींदें पूरी कर रही हैं। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसके पास चला आया। नज़रें इस दुश्मन जहाँ पर थीं, जो इन 20 दिनों की जुदाई में हर हुस्न को मात दे गई थी, या इसके शोहर की नज़रें थीं जिसने इसे दुनिया की हसीन तरीन बीवी बना दिया। वो आकर इसके पास बैठ गया। हिजाब फ़ौरन से दूर खिसकी। बहुत जालिम हो, आपके दीदार के लिए कितना बेचैन रहे हैं हम, आपको अंदाज़ा भी नहीं। वो इसके दूर खिसकने पर चोट करता हुआ बोला। हिजाब ने खूनख्वार नज़रों से इसे घूरा। अब ये कातिल निगाहें किसी दिन जान से जाएंगी और आप को खबर भी ना होगी। इब्राज ने मुस्कुराते हुए इन कातिल निगाहों को आंखों के हिसार में लिया। हिजाब ने फ़ौरन निगाहें फेर लीं। ये शख्स तो आंखों के ज़रिए निगलने का फ़न जानता है। इब्राज भाई, अम्मी ने बताया आप आए हैं, मैं तो भागा चला आया। कैसे हैं आप? उसामा अचानक ही दरवाज़ा खोलकर आ टपका। इब्राज का हलक तक कड़वा हो गया। इस तरह की मुदाखलत इसे कहाँ पसंद थी, लेकिन साला था इसलिए ये कड़वा घूंट पी लिया। वैसे ही इब्राज को हिजाब की फैमिली से अपनायत थी। न जाने कैसे अजनबी रिश्ते इसके दिल में घर कर गए। मैं ठीक हूँ, अब खुश हूँ। इब्राज की नज़र हिजाब पर आन ठहरी, जो अब बिस्तर से उठ चुकी थी। वो इसकी बात का मफ़हूम खूब जानती थी। इसे सुनाने के लिए ही तो कहा गया था। वो इसकी लो देती निगाहों को नज़रअंदाज करती वाशरूम की जानिब चल दी। उसामा भी हिजाब के बेरुखी महसूस कर चुका था, लेकिन खामोश रहा। तुम सुनाओ, कैसे हो? इब्राज ने हिजाब के जाने के बाद उसामा से पूछा। उसामा जवाब देता इसे बाहर तासीर साहब के रूम में ले आया। हिजाब भी इनके जाते ही वाशरूम से बाहर आई और मगरिब की नमाज़ अदा की। हिजाब नमाज के बाद कमरे से बाहर आई तो इसने एक शिकवा कुना नज़र माँ पर डाली, जिन्होंने इसे इब्राज के आने की खबर तक नहीं दी। वो चलती हुई किचन में आई। इसे चाय की शदीद तलब हो रही थी, लेकिन इसका पारा तब हाई हुआ जब इसने कोई 4-5 डिशेस तैयार होते देखी। किसी चूल्हे पर चिकन बन रहा तो किसी में प्रॉन्स और फ़िश। ये सब देखकर उल्टा इसका दिल ख़राब हो गया। वो तासीर साहब के रूम में आ गई, जहाँ इब्राज कहका लगा था इसे ज़हर लग रहा था। वो आकर तासीर साहब से चिपक कर बैठ गई और यही इसकी गलती थी। इब्राज ढिठाई से तासीर साहब से बात करता, एक गहरी नज़र से इसे नवाजता। हिजाब ने इसकी हरकत देख सर पर ओढ़ा दुपट्टा दुरुस्त किया। वो भी एक नज़र इसे ज़रूर देखती, जो ढिठाई से इसे घूर रहा था, लेकिन इसे क्या पता था इस वार्निंग को इब्राज कोई और ही रंग देखा। मुझसे मत पूछो मेरे महबूब की सादगी का अंदाज़। नज़र भी मुझ पर थी और पर्दा भी मुझसे था। आमना ने दोनों को डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बुलाया। तब इब्राज ने मौका देखते ही इसके करीब आकर सरगोशी की और हिजाब इसे कुछ सुनाती इससे पहले तेज़ी से वो डाइनिंग टेबल तक पहुँच गया। पूछे तुमसे वो रो देने को थी। अल्लाह पूछे तुमसे वो रो देने को थी। आंसू पीती जहर मारकर एक एक निवाला हलक से उतारा और वो इंसान मज़े से एक एक डिश टेस्ट करके इसकी माँ की तारीफ़ करके मज़ीद इन्हें अपनी साइड पर कर रहा था। हिजाब को वहाँ लग रहा था वो कोई मेहमान है। इससे ज़्यादा वो सब इब्राज की खातिरदारी कर रहे थे, जैसे पिछले बड़े खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं। डिनर के बाद वो अपने माँ बाप से मिलती इब्राज के साथ कार में आ बैठी। कभी मुस्कुरा भी लिया करो बीबी। हिजाब ने नज़रें खिड़की से बाहर आती जाती गाड़ियों पर जमा लीं। इसे इब्राज का बोलना देखना हर चीज़ से चिढ़ हो रही थी। इसके माँ बाप को ज़रा परवाह नहीं इन्होंने इसके साथ क्या किया है। आज सब कुछ अपनी आंखों से देखकर इसे हैरत हुई। सब इब्राज को ऐसे इज्जत दे रहे थे जैसे खाते ही इसी के पैसों का हैं। तभी तो ये शख्स सबको उंगली पर नचाता है। माँ बाप, सास ससुर, हत्ता के इसके बहन भाई और अजीज़ दोस्तें, सब छीन लिया इब्राज ने इससे। अब तो इसका यूनिवर्सिटी जाने को दिल भी नहीं करता। हिजाब इब्राज इसे सर से सेट सीट के पुश से लगाते देख एक पल को डर गया, कहीं इसकी तबीयत। तभी इसे पुकारा, खुदा के लिए चुप रहो, मेरा दिमाग फट जाएगा। इब्राज ने आंखें सुकेड़कर इसे देखा। एकदम बदलता मूड इसकी समझ से बाहर था। इसने तो आज कुछ किया भी नहीं। फिर इसकी बेरुखी देख इब्राज ने खामोशी से ड्राइविंग जारी रखी। घर के आते ही इसने चाबी ड्राइवर को दी और इसके साथ कदम उठाता कमरे तक आया। कमरे में आकर इब्राज ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कदम कदम चलता इसके पीछे आन खड़ा हुआ, जो फ्रिज से पानी निकाल रही थी। ये छोटा साइज़ फ्रिज इब्राज ने ही अपने रूम में रखवाया था। हिजाब पानी की बोतल निकालकर पीछे मुड़ी तो इब्राज से टकराते बची। इब्राज ने इसके हाथ से बोतल लेकर फ्रिज के ऊपर रखी और अपने सालों की ख्वाहिश पर अमल किया। हमेशा से वो चाहता था ये नकाब खुद वो अपने हाथों से उतारे। पाकिस्तान आते हुए भी यही इसके अंदर ख्वाहिश जागी थी और अब तो वो इसकी मलकियत थी, इसकी शरीके हयात। फिर क्यों ना वो दिल की ख्वाहिश पर अमल करता। इब्राज ने नकाब की
नकाब की हुई पिन्स को एहतियात से हटाया। तुम्हें पता है तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन बीवी हो और इस नई तब्दीली ने तुम्हें बेहद हसीन बना दिया है। इब्राज मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखता गोया हुआ। हिजाब का हसीन चेहरा इन आंखों में समोए वो 20 दिन की प्यास बुझा रहा था। और तुम दुनिया के बदसूरत शौहर हो। हिजाब ने नफरत से इसकी आंखों में देखते कहा। आज के दिन प्लीज़ ये सब छोड़ो। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हूँ। सोचो हिजाब हमारी औलाद तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कितनी अजीज़ होगी मुझे। और मुझे पता है तुम भी बहुत खुश हो। वो हरकत मैं भूला नहीं जब तुम मेरे बच्चे को महसूस कर एक खूबसूरत मुस्कुराहट इसके होठों पर आन ठहरी। वो इन आंखों में देखता इस नई खुशी को महसूस कर रहा था कि हिजाब ने दोनों हाथ सीने पर रखे इसे खुद से दूर धकेला। मेरा नहीं तुम्हारा, सब तुम्हारे हैं, मेरा कोई नहीं। तुम्हें सुकून कहाँ मिलता है मुझे खुश देखकर। हर रिश्ता तो छीन लिया मुझसे, क्या बचा है? ये बच्चा जिसका नाम हिजाब से नहीं इब्राज से होगा। नहीं चाहिए तुम्हारी ये मेहरबानी। आग में झोंको। इसका अंदर का उबलता लावा आज फट गया। वो गुस्सा जो नासूर की तरह इसके रगों में दौड़ रहा था वो आज बर्दाश्त से बाहर हो गया। शट अप! कौन सा शौक मनाती हो दिन रात? क्या किया है मैंने? किसको छीना मैंने? हर रिश्ता मौजूद है तुम्हारे पास। तुम वो नाशुक्री बंदी हो जिसे ज़मीन व आसमान की दौलत से भी नवाजा जाए तो मातम करेगी। इब्राज का पारा हाई हो गया। अपने बच्चे के बारे में ये सब सुनकर ज़िंदगी में पहली बार इसे कोई अपनी रूह से जुड़ी खुशी मिली थी जिसे हिजाब तासीर ने पल भर में इसकी रूह से जुदा कर दिया। कौन सी दौलत? तुम जैसा शख्स। वो नफ़रत और हकारत से चिल्लाई। क्या खराबी है मुझ में? क्या किया है मैंने जो बेबुनियाद मातम बनाया है? वो इससे ऊँची आवाज़ में चिल्लाया। तुम ज़िंदगी बर्बाद की है मेरी। नफ़रत हो गई है अपने आप से। तुम जैसे नशे की बीवी हूँ। नफ़रत है तुम्हारे इन हाथों से जिससे तुमने मुझे बेनकाब किया। नफ़रत है इन गलीज़ नज़रों से जो मुझे अपने जिस्म में चुभती महसूस होती हैं। नफ़रत है तुम्हारे वजूद से जिसने मुझे मेरे माँ-बाप की नज़रों में शर्मिंदगी देखने पर मजबूर किया। क्या किया है मैंने आज तक जो सब मुझे सुनाते हैं? तुम्हारी नज़रों से खुद को बचाया, तुम्हारे लम्स से खुद को महफूज रखा, तुम्हारी मौजूदगी से डरते हुए इस जगह पर जाने से परहेज़ किया। लेकिन तुमने मेरे बाबा को बिस्तर से लगाया, मेरी ज़िंदगी हराम कर दी, मुझसे शादी की। तुम खुद बताओ तुम जैसा हराम रिश्ते बनाने वाला मुझ जैसी बीवी डिज़र्व करता है? नहीं ना। और मेरे माँ-बाप को देखो, सब खुश हो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी पसंद से मेरी शादी की है। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। इसका दिल आज सारा गुबार निकाल कर हल्का हो चुका था। लेकिन ये दर्द तो अब भी था। लेकिन कभी आईना देखो तुम जानू, तुम भी बराबर की ज़िम्मेदार हो। शर्त रखी थी तुमने खुद, आखिर वक़्त में इससे मुकर गईं। हर गलती का इज़ाला करने की कोशिश की है। नकाब उतारा था तो किसी को देखने नहीं दिया। वहाँ मेरे अलावा सब पीछे थे। किसी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। तुम आगे बैठी हुई थी। इब्राज ने सर लहजे में कहकर कहर आलूद निगाहों से रोती बिलखती अपनी बीवी को देखा। फिर सर हाथों में थाम कर अपना गुस्सा कंट्रोल किया। ये लड़कियाँ पल भर में रोकर गुस्सा किसी झाग की तरह बिठा देती हैं। वो भी अपने आप को 100 गालियों से नवाज़ा इसके साथ नीचे बैठा। हराम रिश्ते। हिजाब खुद से पूछो, तुमसे नफ़रत के बावजूद नफ़रत नहीं कर पाता। तुम्हारी मौजूदगी ने बदला है मुझे। देखो तुम्हारे आने के बाद मैंने शराब नहीं पी, कहीं नहीं गया। सिर्फ़ तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुकून बख्शती है। 20 दिन मैं वहाँ पागल हो गया था। प्लीज़ हिजाब कम्प्रोमाइज़ कर लो। इस तरह हम दोनों खुश नहीं रह पाएँगे। इब्राज ने मोहब्बत से इसके दोनों हाथ थाम कर कहा। मैं नहीं तुम। और यकीन जानो बहुत सुकून मिलेगा मुझे। हिजाब ने आँसू भरी निगाहों से नफ़रत से इसे देखा। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो बेबसी से बोला। क्या इब्राज हयात की हिजाब तासीर की नज़रों में क्या कोई वैल्यू नहीं? नफ़रत की इंतहा होती ना तुम्हें दिखाती। लानत भेजती हूँ ऐसी मोहब्बत पर। वो कुर्राई। मुझे इसे ज़िंदगी समझ बैठा था। इसकी नज़रों में मिट्टी की धूल बराबर भी ना था। इब्राज के हवास मफलूज हो गए। इसे लगा ज़िंदगी इससे बहुत दूर चली गई, बहुत दूर, जिसे वो हाथ लगाएगा तो धूल बनकर मिट्टी में मिल जाएगी। नज़रें झुकाए वो ज़ब्त की इंतहा पर था। किसी नन्हे बच्चे की तरह इसका दिल रो रहा था। अपनी ही बीवी के हाथों ऐसी इज़्ज़त, क्या गुनाह था इसका? बीवी से मोहब्बत, जिस राह पर इसने कदम रखे थे किस्मत ने खुद बताया था वो राह तुम्हें गुमराही से निकालेगी। फिर ये ज़िल्लत क्यों? यकदम इसकी आंखें खून आलूद हो गईं। इसने नज़र उठाकर देखा तो वो रो रही थी, अपनी ज़िंदगी पर मातम कर रही थी। इब्राज ने पूरी कुव्वत से इसका जबड़ा सख्ती से दबोचा। तुम हिजाब तासीर, हर बार तुमने मुझे ज़िद दिलाई है। मैं ईमान से इंसान तुम्हारे लिए बना था, लेकिन तुम इस लायक नहीं, मेरी मोहब्बत के लायक नहीं तुम। आज से देखना इब्राज हयात कौन था, कैसा था और क्यों था। आज एक औरत ने दूसरी बार मुझे तोड़ा है। तुम औरतें बीवी बनने के काबिल ही नहीं हो। लाल अंगारा होती आंखों को देखकर हिजाब कांप गई। इसके जबड़े को आज़ाद करता वो ज़हर इसके कानों में उगल कर जा चुका था। इसके अंदर की आग का पता हिजाब को तब लगा जब इसने पास पड़ा मोबाइल पूरी कुव्वत से ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर मारा, जो इब्राज के दिल की तरह चकनाचूर हो गया। जलील औरत। इब्राज बार टेबल के पास बैठा शराब के नशे में धुत था।
जहाँ बहुत से लोग शराब के नशे में मस्त खुद से बेगाना हुए इधर उधर झूम रहे थे, उसका दोस्त अब्बास पास ही बैठा था, जो इसकी अंगारे बरसाती निगाहों से बहुत कुछ जान चुका था। बस एक बार गुस्से की वजह पूछी तो इब्राज की धाड़ के साथ गिलास भी चकनाचूर होकर इसके गुस्से की इंतहा बयान कर गया। इसका गुस्सा सामने बैठे बंदे के होश उड़ा देता। अब भी कोई तीसरा गिलास इसने तोड़ा था। राजी, नफरत है मुझे इस जलील औरत से। पैर भी पड़े तब भी इब्राज ने दांत पीसते कहा, लेकिन एकदम सर चकराने से बाकी के अल्फाज इसके मुंह में ही रह गए। अब्बास ने झट से इसका हाथ थमा। इब्राज को एकदम हर मंजर धुंधला नजर आ रहा था। इसका सर भारी हो रहा था, क्योंकि आज काफी दिनों बाद इसने फिर से ये हराम शय मुंह से लगाई थी। इब्राज, तू चल मेरे साथ। अब्बास ने इसे सहारा देकर उठाया और कदम कदम चलता, सबको साइड पे करता, क्लब की सीढ़ियां चढ़ता ऊपर ले आया। ऊपर आते कहीं कई बार इब्राज के कदम लड़खड़ाए, जिसे अब्बास ने संभाला। ऊपर आते ही अब्बास ने अपनी जेब से की निकाली। अक्सर इन सब दोस्तों के पास ये की होती, जो आम लॉक्स को अनलॉक करती। अब्बास ने की मदद से लॉक खोला और इब्राज के डगमगाते कदमों का सहारा बनते हुए इसे बेड पर लिटाया। इसकी हालत देख अब्बास को आज अजीब सा लग रहा था। आम दिनों से हटके वो कभी इतना गुस्सा नहीं करता था। आज इसने गुस्से में पे दर पे गिलास तोड़े, वेटर से बदतमीजी की। अब्बास की समझ से बाहर था, आखिर हुआ क्या है इसके साथ। अब्बास ने जल्दी से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करते ही फ़ोन कान से लगाया। हेलो अंकल। हाँ अब्बास। दूसरी तरफ हयात साहब की नींद में डूबी आवाज़ आई। अंकल, वो राजी ने कुछ ज़्यादा पी ली है और आज अजीब हरकतें कर रहा है। नीचे वेटर से भी लड़ के आया है। अब्बास के लहजे में हयात साहब को परेशानी साफ महसूस हुई। इसके लिए ये आम बात थी। वो इसे घर लाने को कहने लगे थे कि एकदम इनके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आन ठहरी। ये ख्याल आते ही इनका दिल खुशी से उछल पड़ा। अब्बास, एक काम करो, इब्राज को वहीं छोड़ के तुम घर चले जाओ, मैं देख लूँगा, तुम फ़ौरन से निकलो। वो बेड से उठ खड़े हुए। फबीहा इतनी गहरी नींद में थी कि इनका उठना महसूस ना कर सकी। लेकिन अंकल, अब्बास को हयात साहब का रवैया परेशान कर रहा था। राजी को यहाँ अकेला छोड़ने में खतरा था। वो नशे में क्या कर जाता है, इसे खुद अंदाज़ा नहीं। अब अब्बास को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। डू एज़ आई से। हयात साहब की सर्द आवाज़ सुनकर वो बुकलाता हुआ सर हाँ में हिला गया। जी जी। अब्बास फ़ोन रखकर वॉशरूम में घुस गया। इसकी छठी हिस्स इसे कुछ गलत होने का इम्कान दे रही थी। महक, हयात साहब ने अब्बास का फ़ोन रखते ही महक को कॉल किया और बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ खड़े हुए। क्लब में राज़ी अकेला है, कुछ ऐसा करो इसकी बीवी तलाक लेने में पल ना लगाए। हयात साहब के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ महक की आंखों में एक शैतानी चमक उभरी। इसी पल का तो इंतज़ार था उसे। वो घुटनों में सर दिए सिसक उठी। वो कैसे एक अय्याश की मोहब्बत पर यकीन ले आती, जिसे खुद इसने लड़कियों के साथ देखा है कई बार यूनी में, यहाँ तक कि घर में। वो महक को बेडरूम में ले जा रहा था। ये सब इसके कानों ने सुना था। फिर कैसे वो इस शख्स पर एतबार करती, जिसका ना दीन है ना ईमान। इस वक्त हिजाब को दादों की याद आ रही थी, जो इसके जाने से अगले दिन ही गाँव चली गई। काश वो यहाँ होती और हिजाब इनके सामने अपना दुख बयान कर सकती। इसके अपने माँ बाप तक ने इससे मुंह फेर लिया। सब नई खुशी में मदहोश इसे भूल चुके थे। हिजाब ने उठकर वजू करके नमाज अदा की और बेड पर आकर लेट गई। कमरे की हालत अभी भी वैसी ही थी, जो इब्राज हयात अपने गुस्से की शिद्दत में बना गया था। वो की चेन उंगली पे घुमाता हुआ घर में दाखिल हुआ। सामने ही हयात साहब सर थामे आंखें मूंदे रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे आहिस्ता आहिस्ता झूल रहे थे। इब्राज मुस्कुराता हुआ धीमे कदम उठाता इनके करीब आया और एक पाँव रखकर कुर्सी को हिलने से रोक दिया। इसके इस अमल पर जहाँ हयात साहब आंखें खोले इसे देख रहे थे, वहीं इब्राज भी फतामंद नज़रों से इन्हें देख रहा था। इसके होंठ जीत की खुशी में गुनगुना रहे थे। ऐसे लहरा कर तो रूबरू आ गई, ऐसे लहरा कर तू रूबरू आ गई, धड़कनें बेतहाशा तड़पने लगी, तेरा ऐसा लगा दर्द ऐसा जगह, चोट दिल पर लगी जो मज़ा आ गया। हयात साहब ने मुट्ठियां भींच लीं। ये हरकत तुम्हारी थी ना? ऑफ कोर्स डैड, शैतान की रगों में शैतान का ही खून दौड़ता है। जीत की खुशी में चमकती आंखें और होंठों पे शैतानी मुस्कुराहट। हयात साहब यकटक बेटे की आंखों में देख रहे थे। ये मुस्कुराहट इस वक्त इन्हें जहर लग रही थी। मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया, बदनाम करना चाहते थे अपने बाप को। इनके लहजे में हारे हुए ज्वारी किसी शिकस्त की थी। ये इज्जत, ये शोहरत जो इज्जत बेच के कमाई है, और वो 2 टके की लड़की इस कमीने की बेटी थी ना। अब देखना कैसे इस कमीने का तमाशा बनाता हूँ। इब्राज का लहजा चट्टान की सी सख्त था। चेहरे के तासुरात सख्त थे। इब्राज, क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुले हो? क्या चाहते हो आखिर तुम? वो वो बेबसी की इंतहा पर थे। इब्राज का एक कदम उन्हें करोड़ों का नुकसान दे सकता था। जैसे मैं आपकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करता, वैसे ही आप भी मुझसे, मेरी लाइफ से, मेरी वाइफ, मेरी बीवी, मेरी ज़िंदगी से दूर रहें, वरना मैं बर्बाद करने से पहले सोचता नहीं, पत्थर को मात देता। सख्त लहजा, अंगारे बरसाती आंखें, इनका खुला मुंह बंद कर गई। 17 साल का था इनका बेटा जब डैड करते करते नहीं थकता था, इनके आगे पीछे घूमता, इनका हर कहा अपना फ़र्ज समझ के मानता, और अब जब वो इसे अपनी दुनिया में ले आए तो अब वो इनका बाप बन बैठा था। गुड बाय डैड, आपकी बहू को मेरे बगैर नींद नहीं आती। सख्त तासुरात एकदम नम पड़ गए। वो मुस्कुराता हुआ पैर हटाता सामने रखी फ्रूट बास्केट की तरफ बढ़ा। इसका बाप पीछे से इसे देखता रहा, जो अब बास्केट में से छुरी निकालकर अपने कमरे की तरफ ऊपर बढ़ रहा था। इब्राज, क्या कर रहे हो? इसका बाप चाकू देखकर खौफजदा हो गया। इनका बेटा इनके जिस्म से जान निकालने के दर पे था अपनी इन हरकतों से।
ریلیکس ڈیڈ، خودکشی نہیں کر رہا، یہ آپ کی بہو کے لیے ہے، بہت بولتی ہے، آج تو زبان ہی کاٹ دوں گا، نہ رہے گی زبان، نہ ہوگی چک چک۔ ابراز نے سرے سے انہیں نظر انداز کیا۔ حیات صاحب اس کی پشت دیکھتے رہ گئے جو تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا چکا تھا۔ وہ سچ بولتا تھا، حیات صاحب جانتے تھے، اور اب بھی یہ جان کر پرسکون ہو گئے کہ کم سے کم خود کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دروازے کے پاس آ کر وہ رکا، اسے رات والی اپنی بے وقوفی یاد آئی، اور وہ اس کے سامنے جھکا تھا، اظہار کیا تھا اس مغرور لڑکی کے سامنے جس کی رگ رگ سے وہ واقف تھا۔ سوچتے ہی اس کی دماغ کی نس پھٹنے لگتی، آخر وہ ہے کون؟ ابراز، حیات کو ٹکر دینے والی معمولی لڑکی جسے خاص اس نے خود اپنے رویے سے بنایا، لیکن عام وہ خود اپنے رویے سے اس کی نظروں میں بن گئی۔ وہ ہینڈل گھماتا اندر داخل ہوا، اسے آج کی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، ورنہ پل پل وہ خود کو تکلیف دیتے گزارے گا، یہ دل کا درد اسے مار دے گا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر بے خبر سوئی اپنی بیوی پر پڑی، اسے بے سکون کر کے وہ خود پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اسے پرسکون دیکھ ابراز کی آنکھوں میں بجلیاں ہی بجلیاں کوننے لگی تھیں، چہرے پر سرد مہری چھا گئی۔ ابراز نے دروازہ پوری قوت لگا کر بند کیا۔ اس تیز آواز سے حجاب یکدم ڈر کے اٹھ بیٹھی، سامنے ابراز کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے کٹیلے الفاظوں کے تیر اس کے وجود میں پیوست کرے۔ ابراز لڑکھڑاتا ہوا اس کے قریب چلا آیا، آج وہ حجاب کو اسی کے ہتھیار سے مار دے گا۔ نشہ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر گئی۔ کیا کہا؟ وہ بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ ابراز نے جھک کر اس کا چہرہ دبوچا، ساتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ حجاب کی سٹی تو چاقو دیکھتے ہی گم ہو گئی، ورنہ اس کی شرٹ سے آتی شراب کی بو سے یقیناً وہ ناک پر ہاتھ رکھ دیتی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا۔ وہ دروازے میں ڈر گئی، تھوک نگلتے بمشکل اس کے حلق سے الفاظ برآمد ہوئے۔ وہ کسی معصوم چڑیا کی طرح کانپ رہی تھی۔ ابراز کی آنکھوں میں اس وقت غصہ، آگ، وحشت، انتقام کیا کچھ نہ تھا۔ اس لڑکی نے ہر بار اسے توڑا تھا، شکر کرو قتل نہیں کیا۔ خیر وہی کرنے آیا ہوں۔ اس کا لہجہ آگ کو مات دے رہا تھا۔ کیا تم مجھے مارو گے؟ خوف سے اس کے حواس سلب ہو رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے ابھی وہ اس چاقو سے اس کی گردن کاٹ دے گا۔ ابراز نے ایک پل لگائے بغیر اس کی کمر جکڑی۔ پھر تم کہاں؟ وہ کسی بھوکی شیر کی طرح دھاڑا۔ آج وہ اس سے سارے حساب لینے کے در پر تھا۔ خوف سے پھیلی آنکھیں ان نفرت بھری آنکھوں سے ٹکرائیں تو حجاب کو صحیح معنوں میں نانی یاد آ گئی۔ آپ بولو، اس کی دھار سے وہ جی جان سے کانپ گئی۔ آپ وہ خوف سے پھٹی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکی نمی تیرنے لگی۔ بہت بولتی ہو، تمہاری یہ زبان کاٹوں یا خوبصورت گردن؟ وہ زبان اور گردن کی طرف آنکھوں سے اشارہ کر کے دانت پیستے ہوئے بولا۔ چاقو کی نوک اس کی آنکھ کے قریب لا کر وہ اس کی روح فنا کر گیا۔ مجھے ماریں گے؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ غیر حاضر دماغ کیا بلوا رہا تھا؟ حجاب کو اندازہ نہیں تھا ابراز کا، جہاں اس کے لفظوں سے دماغ گھما وہیں اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رنگی۔ یاد آ گیا، بیوی ہو۔ پتہ ہے ایک دفعہ نشے میں نے اپنے دوست کی انگلی کاٹی تھی، تمہاری بھی کاٹوں؟ موت کا منظر پیش کرتے ابراز کا دل جہاں پرسکون ہوا، اسے خوف میں دیکھ کر وہیں حجاب کا چہرہ انگلی سن کر سفید پڑ گیا۔ نہیں پلیز، میں سوری کرتی ہوں، میں غصے میں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ ابراز کے کندھے پر رکھا، جیسے موت کے دعوے دار سے ہی پناہ مانگ رہی ہو۔ آخر یہی تو ہے اسے بچانے والا۔ غصے میں انسان سچ بولتا ہے۔ چلو اب ذرا سزا بھگتو، یہاں بیٹھو، اگر اٹھی نہ دور سے چاقو پھینک کر ماروں گا، ابراز نے سرد لہجے میں کہہ کر لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے جھٹکا دے کر چھوڑا۔ حجاب اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ بیٹھنا یاد ہی نہیں رہا۔ ابراز نے خود ہی اسے بٹھایا، چہرے کے ابھی بھی پتھریلے تاثرات تھے۔ وہ پلٹا اور کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اوپر سے کنڈی لگائی تاکہ حجاب کے راہ فرار کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ ہاں اب اٹھو، یہاں مزاجی خدا بیٹھے گا۔ وہ قریب آ کر اس کا بازو دبوچے اسے اٹھا چکا تھا، خود وہیں حجاب کی جگہ پر پرسکون ہو کر لیٹا تھا جہاں وہ اسے بے سکون کر کے لیٹی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، چلو مرغی بنو۔ وہ لیٹا ہوا چاقو ہاتھ میں لیے اسے حکم دے رہا تھا۔ مرغی؟ وہ تو نہیں آتی۔ جہاں مرغی سن کر اس کا گلا خشک ہوا وہیں چاقو دیکھ کر روا روا کانپ اٹھا۔ بتاؤں تمہیں؟ وہ اٹھنے لگا کہ حجاب کے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے سچ میں نہیں آتا۔ وہ ہچکی لے کر رو دی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اور ابراز دل ہی دل میں خود کو پرسکون کرنے کی بے جا کوشش کر رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ چلو اٹھک بیٹھک کرو، یا وہ بھی محترمہ کو نہیں آتی؟ سرد لہجے میں کہہ کر آخر میں وہ دھڑا تھا۔ میں سوری کرتی ہوں، پلیز، آئی ایم سوری۔ حجاب نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ ابراز کو یقین نہ آیا، وہ اس سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ وہ بے رحم بنا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے کہاں پرواہ کی تھی اس کے آنسوؤں کی؟ مجھے شرم آ رہی۔ روتے ہوئے وہ غصے سے بولی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابراز کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی جو پل بھر میں غائب ہوگی۔ زبان چلاتے وقت آئی تھی؟ آنکھیں سکیڑ کر اس سے گھرتے وہ پوچھ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ آنسو پوچھتے اسے وارننگ دے رہی تھی کہ اس ڈر سے جب بند ہوگا نا دل تو روتے رہنا میرے پیچھے۔ مر تو مجھ جیسے ناپاک انسان سے شادی کرتے وقت گئی تھی۔ چلو فریج سے ٹھنڈا پانی لاؤ۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑ گیا۔ یہ لڑکی واقعی ابراز حیات کی کمزوری بن چکی تھی۔ حجاب جلدی سے شکر کرتی فریج سے پانی لینے چلی گئی، لیکن اس کا دل اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ پل بھر بھی اس کی برداشت سے باہر تھا، اس لیے نم پانی بنا کر وہ اس کے سامنے حاضر ہوئی۔
یہ کیا ہے؟ پانی کہا تھا نہ جاہل ہو۔ وہ نیمو پانی کا ایک گھونٹ بھر کر بدمزہ ہو گیا۔ اس سے نشہ اترے گا، آپ جلدی سے پی لیں۔ اس کی سد میری کو انسنا کرتی وہ جھٹ سے بولی، میرے ساتھ دھوکا، اب تو تمہاری آنکھیں نکالوں گا۔ سوری سوری پلیز، مجھے نہیں مارو، مجھے بہت ڈر لگتا۔ وہ اٹھنے لگا تھا کہ حجاب 5 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی تیزی دیکھ وہ کہکا لگاتے رکا اور کہیں واپس اس خوفزدہ چڑیا کے حسن میں کھو گیا۔ اس کے منہ سے نکلتے اگلے لفظ نے حجاب کو آسمان سے زمین پر پٹکا۔ تمہیں پتا ہے تم بہت خوبصورت ہو، پر افسوس خوب سیرت نہیں۔ پہلی دفعہ حجاب کو ابراز کے لفظوں نے مارا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں امڑتی نفرت نے جا کر اپنی جگہ پر لیٹو اور مجھ سے پہلے سوئی نہ تو گلا کاٹ دوں گا۔ مزید اس کے جال سے بچنے کے لیے ابراز نے اسے اگلا حکم سنایا، جسے سن کر حجاب کو ابراز کے لفظ بھول گئے۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جی جی، جھٹ سے دوسری سائڈ آنے کے لیے قدم بڑھائے کہ ابراز کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی، بولو جیسے آپ کہیں، جیسے آپ کہیں۔ اس کے لفظ دہراتے وہ اپنی جگہ پر آ کر لیٹی، لیکن نیند میں جھولتی وہ سوئی نہ تھی۔ خوف ابھی بھی طاری تھا، اور جب وہ ستم گر سویا تب حجاب کی جان میں جان آئی اور دھیرے سے اس کے ہاتھ سے چاقو لے کر بیڈ کے نیچے پھینکا اور پرسکون ہو کر لیٹ گئی۔ صبح وہ ابراز کے اٹھنے سے پہلے ہی تیار ہو کر یونی چلی آئی۔ دن بھر لیکچرز لے کر اس کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو گئی۔ وہ گھر آئی تو ابراز اسے سویا ہوا ملا۔ دن چڑھے تک وہ سویا ہوا تھا۔ پہلی بار حجاب کو عجیب لگا، لیکن یہ پہلی بار نہیں تھا، بلکہ یہ مسلسل چلتا گیا۔ وہ شعر و شاعری اور وہ دیوانگی محبت بھرے الفاظ نہ جانے کہاں جا سوئے تھے۔ وہ دن تک سوتا اور راتوں کو غائب رہتا۔ حجاب کو اب احساس ہو رہا تھا وقت بدلا ہے۔ وہ وقت جو اسے بدترین لگتا تھا آج صحیح معنوں میں اسے خوشگوار لگا۔ اسے محبت نہیں تھی ابراز سے، نہ اس کی ضرورت، بس اسے یہ ابراز عجیب لگتا جو خود میں رہتا، نہ اسے دیکھتا، نہ شرارت بھرے جملے اس کی سماعتوں سے گزارتا۔ ایک دو بار حیات صاحب تک نے حجاب سے ابراز کی اچانک سے بدلتی حالت کا پوچھا، لیکن حجاب چپ رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جہاں اس کا سراپا بھاری ہوا تھا، وہاں ابراز حیات اس نئی خوشی کو بھول چکا تھا۔ آمنہ نے یہ گڈ نیوز فبیہہ کو دی، جس کے بعد ہونا کیا تھا، نوکرانی کو خاص حجاب کی صحت کا خیال رکھنے کو کہا گیا۔ مہوش بھی اب حجاب سے ڈنر ٹائم پر نارملی بات کر لیتی۔ اس خوشخبری نے پرانی دشمنی بلا دی۔ دادوں نے بھی گاؤں سے آ کر اسے ڈھیر سارا پیار کیا اور مختلف قسم کی چیزیں بنوا کر بھجوائیں۔ سب صحیح تھا، لیکن وہ ہمسفر اب ستمگر بن کے رہ گیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ابراز حیات مکمل اپنی پہچان اس کے سامنے بدل چکا تھا۔ شاید یہ وہی ابراز تھا جو حجاب تاثیر کی آمد سے پہلے تھا۔ تم چیک اپ کروانے کیوں نہیں گئی؟ آج دوسرا دن تھا جب اسے ہسپتال سے کال آئی۔ کل ہی اسے ڈاکٹر نے بلایا تھا، لیکن جان بوجھ کر وہ گئی نہیں، اور اب ابراز کمرے میں آتے ہی اس کا سر کھا رہا تھا۔ حجاب نے اس کی آواز سنتے ہی سب سے پہلے دوپٹہ اٹھا کر پہنا۔ تم سے مطلب؟ جھٹ سے جواب آیا تھا۔ ویسے ہی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھڑتی۔ یہ زبان کسی دن کاٹ دوں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو انجان ہوں تم سے؟ پل پل کی خبر رکھتا ہوں، اٹھو چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے قریب آ کر سرد لہجے میں بولا، ساتھ بازو پکڑ کے اٹھایا۔ حجاب اس کی بات انسنی کرتی کھڑی رہی۔ ابراز نے الماری سے عبایا نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، پہن کر نیچے آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ 5 منٹ میں نہ آئی تو خدا کی قسم میرے ہاتھوں سے بچو گی نہیں۔ اسے برے منہ بناتا دیکھ وہ سختی سے بولا اور کار کی چابی لے کر نیچے چلا گیا۔ اس کا غصہ دیکھ ناچار وہ عبایا پہن کر اس کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی۔ ابراز اسے بتائے بغیر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی بات اسے بتاتا تھا، لیکن جب سے حجاب نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا تب سے اس نے ابراز کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان گزرتے مہینوں میں دادی بھی 1-2 بار آ کر رہ گئیں۔ حجاب صرف ابراز کو تنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ سونے لگی، لیکن ابراز نے اف تک نہ کی، اور یہی بات حجاب کو اپنے خسارے کا احساس دلا گئی۔ آج صبح سے ویسے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور ابراز ان آخری دنوں میں اسے بنا بتائے چلا گیا۔ صبح سے اس نے ابراز کو گھر میں ہی نہیں دیکھا، نہ جانے کہاں تھا وہ۔ حجاب حیات صاحب مہوش اور فبیہہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ڈنر کر رہی تھی کہ اچانک اس کی حالت بگڑ گئی۔ درد سے وہ بے حال ہو رہی تھی۔ حجاب کیا ہوا؟ ڈرائیور سب سے پہلے مہوش کو ہوش آیا، ورنہ اس کی چیخ نے اس کے حواس اڑا دیے۔ وہ اٹھ کے اس کی بگڑتی حالت سمجھتی اور چیختی ہوئی ڈرائیور کو آواز دینے لگی۔ پھر وہ تینوں اسے ہسپتال لے آئے، جہاں ڈلیوری کے بعد ڈاکٹر نے جڑواں بچوں کی آمد کی خوشخبری دی۔ فبیہہ تو سنتے ہی مہوش سے لپٹ گئی، اور دونوں نے آج پہلی دفعہ حجاب کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے دونوں بچوں کی آمد کی خوشخبری دی۔ جاری ہے۔